हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा पार्ट नंबर 5 है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ अ पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो जल्दी से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते क्या कह रहे हैं, यूजिंग हाउ मैनी लेवल्स कैन नॉलेज बेस्ड एजेंट बी डिफाइंड। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट कितने लेवल्स को यूज़ करके डिफाइन किया जाता है। तो इसके लिए 3 लेवल्स हैं। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। कौन कौन से लेवल्स हैं एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये लेवल्स हमारे पास है नॉलेज लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ठीक है, ये समहाउ आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं जैसे हम पढ़ते हैं और DBMS में इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, लॉजिकल लेवल को कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी बोलते हैं। इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हो याद रखने के लिए। तो हमारे पास 3 लेवल हैं, नॉलेज लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए नॉलेज बेस्ड एजेंट इज़ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है नॉलेज बेस्ड एजेंट में वो कौन सा है, नॉलेज लेवल। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कंप्राइज, मीन्स कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लिया जाता है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा है, नॉलेज लेवल। तो नॉलेज लेवल जो है सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट। द नॉलेज बेस्ड एजेंट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग 3 लेवल्स। दीज आर नॉलेज लेवल। ये सारे लेवल हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, नॉलेज लेवल, लॉजिकल लेवल, इम्प्लीमेंटेशन लेवल। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज लेवल्स इज द रॉ एंड डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इनटू सेंटेंस। तो कौन से लेवल में रॉ और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन सेंटेंसेज में एनकोडेड होती है। तो ये लॉजिकल लेवल है, याद रखिएगा, पार्ट नंबर 2। लॉजिकल लेवल जो होता है वो क्या करता है, रॉ और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन एनकोड होती है किसमें, सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फिर से एक स्टेटमेंट दे रखा है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डील्स विद द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंसेस का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सी लेयर में होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है। तो ध्यान रखना, जो रॉ एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी लेयर होती है वो नॉलेज होती है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल ये क्या होता है, ये होता है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है। 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अनसर्टेनिटी इन AI सिस्टम। तो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड AI सिस्टम में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी अराइजेज व्हेन वी आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट इन आवर डिसीजंस। ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं, whenever uncertainty arises there is need to be an estimation taken for getting to any conclusion। ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, the AI agent should take certain decisions even in the situations of uncertainty। तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम श्योर नहीं होते हैं, तो हमें कहीं 100% श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी अराइज होगी तो हमें कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए चांस लेना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो अनसर्टेनिटी के लिए ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर अनसर्टेन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे जो अनसर्टेन हैं। जैसे ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, द नंबर अकर्ड ऑन रोलिंग ए डाई। तो देखो रोलिंग ए डाई, एक डाई रोल कर रही है, तो उसमें क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि यही नंबर आने वाला, नहीं, तो ये भी अनसर्टेन है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द टेम्परेचर टुमारो। अब कल का टेम्परेचर क्या होगा, इसमें हम सर्टेन नहीं है, ये भी अनसर्टेनिटी है, गैस कर सकते हैं हम, तो ऑप्शन 2 भी ठीक है। 3 पढ़ते हैं, व्हाट कार्ड विल बी गेट ऑन पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए फेयर डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो ये भी एक अनसर्टेनिटी इवेंट है, हम 100% श्योर नहीं हो सकते। और 4th पढ़ते हैं, व्हाट आउटपुट विल वी गेट ऑन ए टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन हम उछाल रहे हैं, उसमें क्या आएगा हमें नहीं पता ना। तो ऑल 4 इवेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे 7 पढ़ते हैं, विच ऑफ द मेंशन्ड पॉइंट्स आर वैलिड रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी इन द नेचर। तो नेचर में अनसर्टेनिटी के लिए कौन से जो वैलिड रीजंस है वो हमें बताने हैं। तो देखो, पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट को हमने पार्शली ऑब्जर्व किया है, तो क्या ये अनसर्टेनिटी के लिए एक स्टेटमेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है।
डायनेमिक नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, डायनेमिक नेचर चेंज, एनवायरनमेंट जो है चेंज हो रहा है, उसका जो डायनेमिक नेचर होता है एनवायरनमेंट, कभी मौसम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, तो ये भी एक सूचक है किसका, अनसर्टेनिटी का। इनएक्सेसिबल एरिया इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में इनएक्सेसिबल एरिया है, तो एक्सेसिबल एरिया नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी आने के चांसेस बनेंगे। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चारों जो ऑप्शन है वो क्या है, वैलिड रीजंस हैं अनसर्टेनिटी लाने के लिए नेचर में अनसर्टेनिटी के लिए ये चारों जो है क्या हैं, वैलिड रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है। ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया गया, व्हेन वी टॉक अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट देन द मेन प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज दैट देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन आवर ऑब्जर्वेशंस, दिस इज बिकॉज द वर्ल्ड इज एन enormous entity and the surroundings that we take under study are not always well defined, so there is a need to be an estimation taken for getting any conclusion which among the following takes the best decisions in a situation with uncertainty। अगर मान लो अनसर्टेनिटी कहीं पर आ जाती है तो कौन सबसे अच्छा सॉल्यूशन, कौन सबसे अच्छा डिसीजन लेगा, तो क्या एआई बेस्ड एजेंट सबसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। देखो एआई बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, है ना, जैसा प्रोग्रामिंग की गई होगी उसके हिसाब से वो काम करेंगे। एनिमल्स भी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन, वो सबसे अच्छा जो डिसीजन कौन लेंगे, अनसर्टेनिटी कहीं पर है तो सबसे अच्छा डिसीजन कौन ले सकता है, ह्यूमन बीइंग ले सकता है। मशीन ह्यूमन की तरह हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन और मशीन को कंपेयर करोगे तो ह्यूमन इज़ मोर परफेक्ट टू टेक डिसीजंस ऑन अनसर्टेनिटी इन कंपेयर टू द एआई बेस्ड एजेंट। तो यहाँ पर ओ ह्यूमन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द यूज ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन एआई सिस्टम्स। तो एआई सिस्टम में प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को यूज़ करने का जो करेक्ट डिफिनीशन है वो क्या है, तो देखो पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी कैन हेल्प अस गिव एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच एन इवेंट इज लाइकली टू अकर और हैपन, बिल्कुल ठीक बात है, सही ऑप्शन लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, इट हेल्प्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिस्टिक वेदर द एजेंट शुड डू द टास्क और नॉट, एजेंट टास्क करे ना करे ये उसके लिए यूज़ होता है। देखो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज़ करना है। तीसरा पढ़ते हैं, इट डज नॉट हेल्प एट ऑल, क्या हेल्प नहीं करता, देखो ये तो गलत है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमें परफेक्ट ठीक लग रहा है। 1 और 2 दोनों ठीक लग रहे हैं, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, 1। तो 9 का 1 ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड स्टेटमेंट प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इज एप्लीकेबल, इन कौन से स्टेटमेंट्स में प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एप्लीकेबल होती है। प्रोबेबिलिस्टिक, तो देखो द नंबर अकर्ड ऑन रोलिंग ए डाई, एक रोलिंग डाई पर नंबर जो अकर हो रहा है, तो क्या उसमें हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट को हम बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हाट विल द टेम्परेचर टुमारो, कल टेम्परेचर क्या होगा, इसमें हम प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग कर सकते हैं। आगे थर्ड पढ़ते हैं, व्हाट कार्ड विल गेट ऑन पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए फेयर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हम कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट आउटपुट विल वी गेट ऑन टॉसिंग ए कॉइन। तो देखो चारों में ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग हम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जहाँ पर हम गैस करते हैं, अनसर्टेनिटी यहाँ पर आती है। 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन विच ऑफ द मेंशन पॉइंट्स डज द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड। तो कौन से पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड करती है, तो एस्टिमेशन पे करती है, यस, लाइकलीहुड पर करती है, यस, ऑब्जर्वेशंस पे करती है, यस। तो चारों के चारों ठीक हो जाएगी, चारों पॉइंट्स पर हमारी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, द रिजल्ट्स दैट वी गेट आफ्टर वी अप्लाई प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग टू ए प्रॉब्लम आर। तो जब हम प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है क्या होता है, क्या हम 100% एक्यूरेट होते हैं, नहीं। क्या हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकलती हैं, यस। क्या रॉन्ग वैल्यूज़ मिलती हैं, रॉन्ग भी नहीं मिलती हैं, 100% रॉन्ग भी नहीं मिलती हैं, तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वैलिड विद रिस्पेक्ट टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा पॉइंट है वो ठीक होगा, ये हमें बताना है। तो देखो हम पढ़ते हैं, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिव्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी हमेशा 100% रिजल्ट नहीं देता है। दूसरा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल एक ही इवेंट के लिए अप्लाई हो सकता है। थर्ड पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैज़ नो इफेक्ट और रेलिवेंस और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैज़ नो इफेक्ट और रेलिवेंस और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, रेलिवेंस और ये नो इफेक्ट रखती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर ठीक होने वाला, 13 का जो है 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फोर्थ पढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 पढ़ते हैं, अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड स्टेटमेंट्स विल द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी अप्लाइड। इनमें से बताइए किसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है अप्लाई होगी। द नंबर अकर्ड ऑन द रोलिंग ए डाई वन टाइम, एक बार हमने किया, क्या उसको कंडीशन लगेगी? नहीं। व्हाट विल टेम्परेचर टुमारो, ये ऐसे ठीक लग रहा है। पढ़ते हैं, व्हाट कार्ड विल गेट ए पिकिंग कॉइन, नहीं ये भी हमें गलत लग रहा है। व्हाट आउटपुट, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ना व्हाट विल द टेम्परेचर टुमारो, कल क्या टेम्परेचर होने वाला है, केवल यही ऑप्शन ठीक हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लास्ट 4 ठीक हो जाएगा, ओनली सेकंड यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द मेंशन पॉइंट्स डज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रीजनेबल टू अप्लाई। तो इन बताइए इनमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रीजनेबल जो है अप्लाई होता है। तो दोनों के ऊपर होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर भी होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर भी होता है। ये दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑन विच ऑफ द मेंशन पॉइंट्स डज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रीजनेबल अप्लाई। एक मिनट, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, यस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैज़ नो इफेक्ट और रेलिवेंस और इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 ठीक होगा, ऑप्शन यहाँ पर 3 ठीक होगा। ना तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ना डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर इसका कोई कंसर्न होता है। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी के लिए डिपेंडेंट इवेंट्स एज वेल एज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों के लिए ही नाइदर ए और नॉर बी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा 15 का। 16 पढ़ते हैं, बेसन थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर, हु इन्वेंटेड द बेसन थ्योरम। तो बेसन थ्योरम की जो है इन्वेंशन कौन थे, वो ये थे भैया रेवरेंड थॉमस बेस, इनका नाम ध्यान रखना है। तो 16 का जो है एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 17 पढ़ते हैं, 17 ऑप्शन क्या कह रहा है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड स्टेटमेंट्स कैन द बेसन प्रोबेबिलिटी बी अप्लाइड। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट से बेसन प्रोबेबिलिटी इवेंट अप्लाइड हो सकती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इन द केसेस वेयर वी हैव 1 इवेंट, इन द केसेस वेयर वी हैव 2 इवेंट, 3 इवेंट, मोर देन 1 इवेंट। तो सबके लिए चल जाएगा भैया, ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सारी इवेंट के लिए काम करेगा। 18 पढ़ते हैं, ऑन विच ऑफ द मेंशन पॉइंट्स इज द बेसन थ्योरम रीजनेबल टू अप्लाई। तो इनमें कौन से पॉइंट्स में जो है बेसन थ्योरम्स रीजनेबल जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाइदर ए नॉर बी। तो डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर ही काम करता है कौन, बेसन थ्योरम रीजनेबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस इन एआई। तो कंसेप्ट ऑफ इन्फ्रेंस एआई में क्या है, तो देखो ये है, व्हेन वी कंक्लूड द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू रीच ए पर्टिकुलर डिसीजन दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। तो हमारे पास सिमिलर सिचुएशंस को यूज़ करके हम फिगर्स या फैक्ट्स को यूज़ करके हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचते हैं, उसी को इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इन्फ्रेंस रूल्स दैट आर यूज्ड इन इन्फ्रेंस। तो इसमें देखो केवल ये एडिशन होता है, जो वैलिड इन्फ्रेंस रूल होता है जो कि इन्फ्रेंस में यूज़ होता है वो एडिशन होता है, ओनली 1, मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21, विच ऑफ द मेंशन रूल्स आर वैलिड इन्फ्रेंस रूल्स। इनमें से देखो बताए कौन कौन से रूल जो है वैलिड है। एक तो एडिशन हो गया, ऊपर हमने पढ़ लिया, ऊपर देखो मॉडिस पोनेंस, ये भी होता है एक वैलिड इन्फ्रेंस रूल है, रिजोल्यूशन भी है और बैकवर्ड चेनिंग भी है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चारों के चारों और प्लस एडिशन, ये हमारे वैलिड इन्फ्रेंस रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए डिडक्टिव टाइप ऑफ इन्फ्रेंस रूल। इनमें से बताइए कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए डिडक्टिव टाइप ऑफ इन्फ्रेंस रूल। तो डिडक्टिव टाइप का जो इन्फ्रेंस रूल है वो कौन सा होता है, डिडक्टिव। तो हमने इसको पहले भी एक बार हमने डिडक्टिव टर्म यूज़ किया था। तो डिडक्टिव टर्म हो जाता है फॉरवर्ड चेनिंग होता है, फॉरवर्ड चेनिंग, ये फॉरवर्ड चेनिंग रूल होता है। आगे बढ़ते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन द सर्टेनिटी फैक्टर एक्यूरेटली। तो सर्टेनिटी फैक्टर को एक्यूरेटली कौन डिफाइन करता है। तो देखो
सर्टेनिटी फैक्टर को जो एक्यूरेटली कौन डिफाइन करता है, तो स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द सर्टेनिटी फैक्टर CF इज ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट टेल्स अस अबाउट हाउ लाइकली एन इवेंट और स्टेटमेंट इज सपोज टू बी ट्रू। तो यही ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किसके लिए? सर्टेनिटी फैक्टर एक्यूरेटली उसको डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 24 क्या कह रहा है? द सर्टेनिटी फैक्टर CF इज ए न्यूमेरिक वैल्यू विच टेल्स अस अबाउट हाउ लाइकली एन इवेंट और स्टेटमेंट इज सपोज टू बी ट्रू, है ना। ये इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ी थी हमने। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस वैल्यू? तो इसकी वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 तक होती है, ठीक है ना। सर्टेनिटी फैक्टर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 तक होती है। 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई कि द वैल्यू सर्टेनिटी +-1 से लेकर +1 तक वेयर द नेगेटिव वैल्यू -1 वैल्यू सजेस्ट दैट द स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू in any situations and the position 1 value implies that the statement can never be false. What does the value 0 denote for the CF? तो CF की 0 वैल्यू क्या डिनोट करती है? एजेंट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट। थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इवेंट के लिए एजेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर CF सर्टेनिटी फैक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब है कि एजेंट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट। और क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 26 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है ये। What is the minimum certainty factor which decided whether the value is true or false? तो it is decided in prior to every problem, ये होता है। तो 26 का जो है 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ऐसे करके हमने टोटल 5 वीडियोस लेक्चर्स में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बहुत हेल्प आपकी होने वाली है। आप टेक्निकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों लिहाज से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इनकी जो PDF है फ्रेंड्स मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 5 के 5 लेक्चर्स आप देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।